हो रही है उस बारिश में, तो कबीर उठो और इस जलते हुए संसार को बचाओ। क्या होता है, बदली घिरती है तो हम सोचते हैं कि पानी बरसेगा और पृथ्वी शीतल होगी, मन शीतल होगा, लेकिन यह तो उल्टी बात हो गई। तो जिसको कबीर अपनी भाषा में माया कहते हैं, भारतीय एक परिकल्पना माया की है, एक भ्रम, एक माया, एक मिथ्या स्वरूप हमारे का सामना निरंतर हमको होता रहता है। एक छल बादल हमारे आसपास, हमारे परिवेश में उमड़ते घुमड़ते मंडराते रहते हैं और उसके बीच से हमें सत्य का संधान करना होता है, जीवन के सत्य की खोज करनी होती है। और यह जो माया है, छल बादलों की जो माया है, उस माया के बादलों से निकल करके जीवन सत्य की पहचान करनी पड़ती है। तो इसके लिए कबीर ने कुछ सूत्र दिए हैं। मैं उन सूत्रों के हवाले ही शोध वाले मसले को देखने का प्रस्ताव करूंगा। वैसे भी आजकल ये माया के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि आजकल पोस्ट ट्रुथ की चर्चा बहुत चल रही है। एक सत्य है और एक उत्तर सत्य आ गया है। यह उत्तर सत्य जो है वो हमारी जो पुरानी शब्दावली में जिसको हम माया कहते हैं, उस माया से काफी मिलता जुलता है। उत्तर सत्य जो सत्य है वह अपनी जगह है, लेकिन उसके समानांतर हम एक अपना सत्य सृजित करते हैं। कोई एक समूह अपना सत्य सृजित करता है, कोई एक विचार अपना सत्य सृजित करता है और कहता है कि नहीं, सच तो यही है जो हम कह रहे हैं। जैसे कि माया के बारे में बहुत सारा विचार हमारे यहाँ हुआ है, आप सब परिचित होंगे। तो माया को भी शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत जो है मिथ्या है, यह जो माया है वह मिथ्या है। लेकिन तो ये जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व के भीतर से सत्य को खोज निकालना, इसके लिए मनुष्य सचेष्ट रहा है। कबीर एक अगला सूत्र जो हमको देते हैं, या पहला सूत्र जो मैं समझता हूँ कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे भुई धरे, तब पैसे घर माए। आपने मान लीजिए कि कोई एक विषय चुना, एक सिनॉप्सिस बनाई कि इस विषय पर काम करना है। आजकल जो नई प्रवृत्तियां शोध और अनुसंधान में दिखाई पड़ रही हैं, बहुत सारे विमर्श आ गए हैं। उत्तर आधुनिकता भी पुरानी पड़ गई है। उत्तर औपनिवेशिकता की चर्चा है और हम एक हमारा जो एक भारत बोध जागृत हुआ है, उस भारत बोध के आलोक में और एक हमारी जो राजनीतिक सामाजिक चेतना है,
उस चेतना के उन्नयन के आलोक में हमने ये पहचाना और जाना कि जो हमारे औपनिवेशिक महाप्रभु थे, उन औपनिवेशिक महाप्रभुओं ने सत्य को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। और जाहिर है कि सत्य की प्रस्तुति में भी एक खास तरह की राजनीति होती है। औपनिवेशिक महाप्रभुओं की राजनीति यह थी कि एन केन प्रकारेण वो अपने को, अपनी सांस्कृतिक चेतना को भारत की सांस्कृतिक चेतना से उन्नत और श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे, ताकि जो उन्होंने भारत पर अपना साम्राज्य कायम किया था वह साम्राज्य दीर्घजीवी हो। तो उत्तर औपनिवेशिक चेतना ने इस उपनिवेशवाद के घटाटोप से, उपनिवेशवाद की माया से मुक्त होकर के हमारे इतिहास को, हमारे समय को, हमारे सत्य को देखने की एक उत्तर औपनिवेशिक चेतना है, एक उत्तर आधुनिक चेतना है। उत्तर आधुनिकता के गर्भ से बहुत सारे विमर्श शुरू हुए, जिसमें हाशिए के समाज का विमर्श है, स्त्री की मुक्ति के आंदोलन और स्त्री मुक्ति से जुड़े बहुत सारे विमर्श हैं। हाल में जो नया विमर्श हिंदी में दाखिल हुआ है और जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, आदिवासियों का विमर्श है। तो चाहे जिस विषय को आप चुनें कि हाँ यह हमारी सिनॉप्सिस है और इस विषय पर इस ढंग से हम काम करेंगे, तो काम करते हुए कबीर जो एक सूत्र देते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीस उतारे भुइ धरे तब पैसे घर माए। एक जब हम कोई विषय तय करते हैं तो कई बार एक पूर्वाग्रह अपने आप हमारे मन में बना रहता है, कुछ पूर्व धारणाएं हमारे मन में बनी रहती हैं, जिन पूर्व धारणाओं को लेकर के हम चलते हैं और उन पूर्व धारणाओं को ही हम अपनी शोध प्रक्रिया के द्वारा घटित करते हुए दिखाना चाहते हैं। तो यदि हमको अपनी पूर्व धारणाओं को ही घटित करते हुए दिखा देना है तो शोध की जरूरत क्या है, शोध का अर्थ क्या है? इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि शीश उतारे भुइ धरे। जो आपकी पूर्व धारणा है, जो आपका अहंकार है कि हम तो इतना जानते हैं, इतना कुछ हमने पढ़ा लिखा है, इतने हम ज्ञानी हैं, तमाम चीज़ों का जो एक बोझा लिए हुए अपने सिर पर हम चलते हैं, कबीरदास कहते हैं कि उस बोझे को उठा करके परे रख दीजिए। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भुइ धरे तब पैसे घर माए। तो शोध के लिए जब हम आगे बढ़ें तो एक खास तरह की ऑब्जेक्टिविटी, एक वस्तु परकता अपेक्षित है, क्योंकि जो हमारी पूर्व धारणा है कई बार हमको गलत निष्कर्ष तक पहुंचा देती है, हम गलत निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। तो पहली बात तो यह कि एक ऑब्जेक्टिविटी हमारी दृष्टि में, जिसको आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वस्तुमत्ता, जो विषय वस्तु है उसके पास हम खुले मन से जाएं, अपनी पूर्व अवधारणाओं को पीछे छोड़ दें, अलग छोड़ दें, और जो तथ्य है, तथ्य जो बोल रहे हैं उस तथ्य को महत्व दें।
और इस दोहे में कबीर एक बात और कहते हैं कि यह घर प्रेम का। तो जो हमारा शोध का विषय है, अपने शोध के विषय के साथ हमारा एक तादात्म्य भी होना चाहिए। एक ये अद्भुत बात है कि एक खास तरह की वस्तुमत्ता चाहिए, तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, और एक खास तरह का लगाव, एक खास तरह का समर्पण भी अपेक्षित है, ताकि हम अपने शोध विषय से जुड़े जितने आयाम हैं उन सभी आयामों को हम पहचान सकें। उसे पुष्ट करने वाले या उसे खारिज करने वाले या उसे उजागर करने वाले जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों पर हमारी निगाह रहे, उन्हें हम देखें, पहचानें और उसके आलोक में हम सत्य के निकट पहुंचने की कोशिश करें। तो ये जो है कबीर हमको एक रास्ता सुझाते हैं। एक बात इसी में मैं और जोड़ देता हूं कि यह घर प्रेम का, घर ज्ञान का घर है और उस ज्ञान के घर के साथ हम प्रेम का भाव रख रहे हैं। ज्ञान और प्रेम का मिल जाना, यह अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक दोहा आपने, एक पद कबीर का आपने पढ़ा होगा, जिसकी चर्चा मैं अंत में, आखिर में करूंगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो ज्ञान की आंधी आती है तो जितने भी बाह्याडंबर हैं, बाहरी आवरण हैं, वह आवरण कहीं उड़ जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ज्ञान और प्रेम को कैसे हम, उसके बीच कैसे तालमेल बिठाएं, कैसे हम वस्तुगत भी रहें और कैसे हमारा उस विषय वस्तु के साथ एक आत्मीय लगाव भी रहे। तो ज्ञान और प्रेम की जो एकता है वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए कबीर जो चिताते रहते हैं हमको, कई बार हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम कई बार, वो कहते हैं ना कि खाला का घर ना है, ये मौसी का घर नहीं है कि जब चाहो जैसे मुंह उठाए आप चल दिए। इसका एक अनुशासन है। उस अनुशासन के साथ आपको यहाँ प्रवेश करना है, अपने अहंकार का विसर्जन करना है और प्रेम के साथ उस ज्ञान के घर में हमें दाखिल होना है। अपने पूर्वाग्रहों का विसर्जन कर देना है। उस विसर्जन के साथ हमें वहाँ पहुँचना है। एक और दोहा आपने सुना होगा कबीर का, साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माह, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। साखी आँखी ज्ञान की, साखी जो है वो ज्ञान की आँख है। यानी हमारी जो ये इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं, उन ज्ञान इंद्रियों से जो सत्य हम देखते हैं, क्या वे सत्य अंतिम सत्य हैं या उनसे परे भी कोई सत्य है? आखिर कबीर क्यों कहते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की,
ये सामान्य आंख से देखा हुआ सत्य नहीं, बल्कि ज्ञान की आंख से देखा हुआ सत्य है। तो ये ज्ञान की आंख क्या है? बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। एक बार बार कबीर जो है एक प्रत्यक्ष अनुभव पर भी बल देते हैं कि जो सत्य है वह सत्य हमें उसका प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। इस पर वो जोर देते हैं। और उदाहरण क्या दे रहे हैं? सामान्य हमारे दैनंदिन जीवन के जो झगड़े हैं, उन झगड़ों को सुलझाने के लिए एक साक्षी की जरूरत होती है, एक गवाह की जरूरत होती है। और जो ज्ञान की आंख है, उससे जिस सत्य को देखा जा रहा है, उस ज्ञान की आंख को सक्रिय करने के लिए, देखिए, हम इंद्रधनुष आप में से कईयों ने देखा होगा, सबने ही देखा होगा, हमने भी देखा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप बहुत आकृष्ट करता है। लेकिन अगर आप चाहें कि इंद्रधनुष में आप घुस जाएं, तो इंद्रधनुष में आप घुस नहीं सकते। वो रंगों का एक संयोजन ऐसा प्रकृति बनाती है, जो संयोजन बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उस रंगों के संयोजन में हम अगर घुसना चाहें तो घुस नहीं सकते हैं। ये जो भी एक रंगारंग जो दुनिया दिखाई पड़ती है, रंग बिरंगी दुनिया जो दिखाई देती है, जिसको कबीर तीतर बानी छाह कहते हैं, वो तीतर बानी छाह वाली दुनिया वह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य को ओझल कर देने वाली एक चमक दमक है। उस चमक दमक के भीतर का सत्य क्या है, यह पहचानना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक बहुत पुरानी वैदिक मंत्र है, जिसमें ऋषि ने कहा कि सत्य का जो मुह है, उपनिषद का मंत्र है कि सत्य का जो मुह है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। और उपनिषदकार प्रार्थना करता है कि जो भी शक्ति है, प्रकृति है, ईश्वर है, गुरु है, वो ऐसा करे कि सत्य जिसको कि सोने के पात्र से जिसके मुख को ढक दिया गया है, वह सोने का पात्र सत्य के मुख से हट जाए। जो साखी आँखी ज्ञान की कह रहे हैं, ज्ञान की आँख जब सक्रिय होती है, तब हम सोने के पात्र से जो ढका गया सत्य है, सोने के पात्र को हम हटा पाते हैं और उसके भीतर छुपे हुए सत्य को पहचान पाते हैं। शोध की एक मंजिल और एक प्रक्रिया यह है। और जब हम अभी जो बिल्कुल अभी यानी 21वीं शताब्दी में जो एक अवधारणा विकसित हुई है उत्तर सत्य की, और इस उत्तर सत्य ने इतने तरह के प्रारूप सत्य के हमारे सामने प्रकट कर दिए हैं और सब सुनहरे पात्र में प्रकट किए हैं कि उसके बीच हमारा रास्ता
इतना भ्रम से घिरा हुआ है, इतना संशय से घिरा हुआ है, इतना बहुविकल्पी हो गया है कि हमें ठीक से रास्ता सूझ नहीं पाता। तब कबीर कहते हैं कि हमको ज्ञान की आँख को खोलना पड़ेगा, और उस ज्ञान की आँख से खोल करके, और जो साक्षी है, साक्षी क्या है? जो तथ्य हैं, जो तथ्य हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उन तथ्यों के आलोक में हमें सत्य की व्याख्या। और देखिए कि हमारे यहाँ एक बहुत ज़माने से एक ऐसी परंपरा मौजूद है जो तर्क की परंपरा है, जो तथ्य की परंपरा है, जो सत्य को देखने की, सत्य का शोधन करने की परंपरा है। कबीरदास ने एक और दोहे में कहा कि पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, पैड़े में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। लोक क्या है और वेद क्या है? लोक में कुछ बातें सत्य के रूप में प्रचारित रहती हैं, और कुछ बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी रहती हैं, और हम इन लिखी हुई बातों को या पहले से कही हुई बातों के पीछे का अनुकरण करते हुए चलते रहते हैं। उसके पीछे चलते रहने का हमारा अभ्यास होता है। हम नहीं जानते कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह कितना सही है या कितना गलत है। चूंकि पहले ये कहा जा चुका है इसलिए हम उसके पीछे चलते हैं, चूंकि यह लिखा जा चुका है इसलिए हम उसके पीछे चलते हैं। कबीर कहते हैं कि एक बार परीक्षा करिए कि जो लोक में लोक प्रचलित कही गई बात है वो सही कितनी है। शास्त्रों में जो लिखी गई बात है, किताबों में जो लिखी गई बात है, वो कितनी सही है। और पैड़े में सतगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। जो ज्ञान होता है, ज्ञान की आंख जब खुल जाती है तब हमको समझ में आता है कि लोक में जो प्रचलित बात है वो किस हद तक सही है, किस हद तक स्वीकार्य है, अथवा उसका कितना हिस्सा पुराना पड़ गया है, अप्रासंगिक हो गया है, आज का सत्य नहीं रह गया है। कितने हिस्से को हम छोड़ें और कितने हिस्से को स्वीकार करें। याद करिए भगवान बुद्ध ने भी हमको एक उपदेश दिया, और बुद्ध के ने बहुत सारे उपदेश दिए, लेकिन जो अंतिम उपदेश बुद्ध का है, अपदीपो भव। बुद्ध जब कहते हैं अपदीपो भव, अपने दीपक आप बनो, तो उसी दृष्टि के संधान की बात करते हैं जो आँखी ज्ञान की है। ज्ञान की आँख जो खोलने वाली दृष्टि है, उस दृष्टि को विकसित करने की बात बुद्ध हमसे करते हैं। तो ये जो वो ज्ञान की आँख कैसे खुलेगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, शोध में हम उसको कैसे, उस ज्ञान की आँख का उपयोग कैसे करेंगे। एक पहली चीज तो है कि आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में प्रश्नाकुलता होनी चाहिए, आपके मन में
संशय भी होना चाहिए, संदेह भी होना चाहिए। याद कीजिए कि महाभारत के युद्ध में, कृष्ण और अर्जुन आमने सामने हैं, और हम सब जानते हैं कि कृष्ण अवतार पुरुष हैं, भगवान हैं। ये अर्जुन भी जानते हैं। तो उन्हें चुपचाप कृष्ण जो कह रहे थे वो सारी बात अर्जुन को मान लेनी चाहिए थी, और इस तरह का अर्जुन और कृष्ण का संबंध भी था। लेकिन इतने क्रूशियल मौके पर, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन अपना गांडीव संभालो और युद्ध आरंभ करो, तो अर्जुन के मन में संदेह पैदा होता है और वे सवाल करते हैं। जो गीता हमारे लिए बहुत मूल्यवान नीति निर्देशक ग्रंथ है, अगर अर्जुन के मन में संदेह नहीं पैदा होता तो गीता का उपदेश हमारे सामने प्रकट नहीं होता। तो हमारी परंपरा अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, जिससे गीता के संवाद हमारे सामने आए, वो ये बताते हैं कि संदेह और संशय हम अपने भगवान पर भी करते हैं, और उस संदेह और संशय के माध्यम से उस भगवान को जानने की, उस ज्ञान को जानने की के रास्ते को तय करते हैं। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्नाकुलता होनी चाहिए, और जो आप्त वचन हैं उन आप्त वचनों को के प्रति एक संदेह का भाव होना चाहिए। उसके बाद ही उसके भीतर छुपे हुए सत्य को हम पहचान सकते हैं, खोज सकते हैं। तो एक शोधार्थी के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे भीतर एक प्रश्नाकुलता हो, जो हमारी ज्ञान की आँख को जागृत कर सके, जगा सके, सक्रिय कर सके। कई बार ये जो आपने कबीर का वो दोहा और वो पंक्तियाँ पढ़ी होंगी कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनुआ एक कैसे होए रे, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे अरुझाई रे। तो कागज की लेखी और आँखिन की देखी, इसके बीच जो एक द्वंद्व है, जो एक ज्ञान है, एक सत्य है, जिसको कभी किसी हमारे पुरखे ने खोज रखा है और खोज करके उसने लिपिबद्ध कर दिया है, वह लिपिबद्ध ज्ञान आज के हमारे समय संदर्भ में कितना प्रासंगिक रह गया है, कितना सही रह गया है, यह जानना भी शोध का दायित्व है, शोधकर्ता का दायित्व है। एक जर्मनी के बड़े
साहित्यकार हुए हैं, गेटे। वो गेटे का एक, जब मैं कबीर को की इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। कागज़ लेखी और आँखिन देखी के बीच के द्वंद्व को कबीर जब खड़ा करते हैं तो मुझे गेटे की एक उपन्यास है फाउस्ट, उसमें एक पात्र कहता है कि थियरी इज ग्रे माई फ्रेंड बट इटर्नल ट्री ऑफ लाइफ इज ग्रीन। सिद्धांत भूरे पड़ जाते हैं, लेकिन यह जो जीवन का चिरंतन वृक्ष है वह हरा रहता है। इसलिए उन सिद्धांतों की समय समय पर परीक्षा करते रहनी चाहिए। शोध जो हम करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उपलब्ध ज्ञान की पुनर्व्याख्या हम करते हैं और वह पुनर्व्याख्या हम अपने वर्तमान समय के संदर्भ में करते हैं। तो सिद्धांत कितने भूरे पड़ गए हैं, जीवन की हरितिमा कितनी आगे बढ़ गई है। जो नवीनता की बात आपके इसमें की गई है, नवीन, आप देखिए तो बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बात कही, वह बात आपको 600 वर्ष पहले के कबीर की वाणी में गूंजती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बुद्ध की वाणी जब कबीर के यहाँ गूंजती है तो एक बदले हुए रूप में गूंजती हुई दिखाई पड़ती है। तो भूरे पड़ गए सिद्धांतों को, पुराने पड़ गए सिद्धांतों को बार बार कसौटी पर कसने की ज़रूरत होती है और जीवन की हरितिमा के साथ उसका क्या तालमेल बनता है, इस तालमेल को बिठाते रहने की ज़रूरत होती है। इसीलिए शोध की ज़रूरत हमको निरंतर महसूस होती है। मैंने वो कहा था, कई बार हम गतानुगतिक हो जाते हैं। दादा कहले सरसोईया लदिहा, पिता ने कह दिया है सरसों का ही व्यापार करना, और बाजार में हम देख रहे हैं कि सरसों का व्यापार घाटे का सौदा है। लेकिन अब चूंकि दादा कह गए हैं और ये करना है तो हम करते चले जा रहे हैं। तो आप लोक में भी देखिए तो ऐसे तमाम सूत्र हमको मिलते हैं। हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक आचार्य हुए वासुदेव शरण अग्रवाल, आप में से बहुतों ने नाम सुना होगा। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने कम से कम हिंदी के जो अध्यापक हैं या विद्यार्थी हैं, उन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की है, उससे आप सब परिचित होंगे। तो एक काम और किया था वासुदेव शरण अग्रवाल ने, उन्होंने एक जनपदीय अध्ययन का एक तरह से आरंभ किया था और एक जनपदीय आंदोलन की शुरुआत की थी। और उसमें कहा था कि नगरों के बरक्स जनपदों में जो ज्ञान, जो तकनीक, जो भाषा, जो कविता विकसित हो रही है, उसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सजो कर रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा जो आज का जीवन है और आधुनिकता ने हमारे जीवन में जो गड्ढमड्ढ पैदा किया है, जो चुनौतियां पैदा की हैं, उन चुनौतियों से निपटने में ये जो जनपदीय ज्ञान संपदा है वो किस हद तक हमारी मददगार हो सकती है, यह प्रस्ताव वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया।
ये जो एक कहावत हमारी भाषा में मौजूद है कि दादा कह लें सरसोईये लदिहा, आप देखें तो आपके आसपास ऐसी बहुत सारी कहावतें मिल जाएंगी और इन कहावतों में सत्य तक पहुंचने का एक संकेत आपको मिलेगा। तो हमें ऐसी कहावतों को भी जिनके पीछे अनुभव का एक लंबा ज्ञान छुपा हुआ है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जिसे माना जा रहा है कि ये बहुत स्थापित सत्य है, उस सत्य पर भी हमें संदेह रखने की और ख़ास तौर से ज्ञान की जो मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा के भीतर, ज्ञान मीमांसा की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के भीतर, और हमारे यहाँ तो कहा ही गया है वादे वादे जायते तत्वबोध, तत्वबोध के लिए वाद विवाद और संवाद ये एक बेहद ज़रूरी कदम है जिसे उठाते रहना चाहिए। तो कबीर इसीलिए लिखे हुए ज्ञान को और लोक परंपरा में चलते चले आ रहे गतानुगतिक ज्ञान को भी प्रश्नांकित करते हैं। और बार बार मैंने शुरू में कहा था कि पाछे लगा जाए था, ये जो पिछलग्गूपन है, कई बार ऐसे भी शोध होते हैं कि साहब बहुत दिनों तक हम यूरोप के पिछलग्गू बने रहे औपनिवेशिक कारणों से, और जिसको उन्होंने कह दिया कि ये सही है उसको हमने सही मान लिया। लोक में जो बात प्रचलित है उसको हमने सही मान लिया, किताबों में जो बात लिखी है उसको हमने सही मान लिया। यानी हमारी अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे सत्य को हमें अपनी खुली आंखों से देखना है, उस आंख को हमने बंद कर दिया। तो कबीर ऐसे पिछलग्गूपन की, ऐसी गतानुगतिकता की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये जो दीपक हाथ में आपके है, जो सतगुरु ने दिया हुआ है, जो बुद्ध की परंपरा से आता है और अप दीपो भव का संदेश देता है, उस दीपक के आलोक में तथ्यों को देखिए। उनके ऊपर जो सुनहरी चादर चढ़ी हुई है, उस सुनहरी चादर को कुरेद करके भीतर का जो सच्चा रंग है उस रंग तक पहुँचिए। जो पूर्व धारणाएं हैं, जो कई बार हमारे सामाजिक परिवेश से पूर्व धारणाएं बनती हैं, जैसे आजकल आप सब स्त्री विमर्श चल रहा है, परिचित हैं आप सब। क्यों जरूरत पड़ी स्त्री विमर्श की? एक ऐसी कविताएं भी मिलती हैं और ऐसी बातें हमारी भाषा में मौजूद हैं जो बताती हैं कि स्त्री जो है कमजोर है और स्त्री जो है हमेशा उसको किसी न किसी आश्रय की जरूरत है। स्त्री को हमेशा किसी न किसी के अधीन रहना है। ऐसी बातें आपको किताबों में भी लिखी मिल जाएंगी। ऐसी बातें हमारे घर परिवार के लोग कहते दोहराते मिल जाएंगे। लड़की बड़ी होगी और ठठाकर हंसेगी
तो कहा जाएगा लड़कियों को ऐसे नहीं हंसना चाहिए। वो तेज चलेगी या दौड़ेगी तो कहेंगे कि ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए। ये खेल तो लड़कियों के नहीं हैं, ये लड़कों के खेल हैं। तो एक तरह से हमारे वातावरण में कुछ चीजें मौजूद ऐसे होती हैं और अनजाने में जिनको हम ग्रहण करते रहते हैं, और फिर हमारे दिमाग में ये बात बनती है कि अगर कोई लड़की है तो उसे ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह की परिवेश से जो हमने ज्ञान अर्जित किया या जो बद्धमूल धारणाएं चलती चली आ रही हैं, उनको हमने अपने दिमाग में बिठा लिया, और उसके आईने में जब हम देखते हैं तो हमारे बड़े कवि हैं और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। वो कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो स्त्री अबला है, यह एक धारणा कहीं समाज से मिलती है, जिसे हमारा एक कवि अपने ढंग से कविता के फ्रेम में हमारे सामने रखता है। और कविता के फ्रेम में चीजें जब आ जाती हैं तो हमको लगता है कि अरे हमारे इतने बड़े कवि ने ये बात कही है, तो अब इस बात को कैसे हम कह दें कि ये बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। लेकिन स्त्री विमर्श जब आया, जैसे आया, और ऐसा नहीं है कि ये स्त्री विमर्श केवल बाहर की दुनिया से आया। आप देखें तो हमारी परंपरा में गार्गी ने सवाल किया था कि नहीं याज्ञवल्क्य से। गार्गी ने सवाल किया और उसके सवाल इतने तीखे थे कि याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा कि तुम प्रश्नों की सीमा से अगर बाहर गई तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो कितने साहस की जरूरत रही होगी याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि से सवाल करने की। तो ये स्त्री की एक यह रूप भी है। आप देखिए, सीता का ही चरित्र देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण से लेकर के और रघुवंश महाकाव्य तक, और लोक में भी जो प्रचलित है कि जिस धनुष को उठाने में रावण जैसे महारथी को, महान योद्धा को, बड़े योद्धा को के पसीने छूट गए और नहीं उठा पाया, उस धनुष को सीता बाएं हाथ से उठा लेती। तो एक अवधारणाएं हमारी परिवेश की चेतना से बनती हैं, और कई बार वो मिथ्या अवधारणाएं हम देख रहे होते हैं। आप पहाड़ पर चले जाइए, पहाड़ों पर आप पाएंगे कितना कठिन जीवन है पहाड़ों का, लेकिन वहां सारा का सारा काम महिलाएं करती हैं, और पुरुष प्रायः इसको लेके देखने में आता है कि आम पुरुष काम आए दिन के नहीं करता, स्त्रियां ही करती हैं। घरों में जो काम हो रहे हैं, खेतों में जो काम हो रहा है, जहां शारीरिक श्रम और इस तरह का शारीरिक श्रम जिसका कोई इनाम तुरंत नहीं मिलना है,
वो स्त्रियां करती हैं और फिर भी हम ये मान के कि अरे ये तो कमज़ोर है, ये अबला है। स्त्री विमर्श इस तरह की धारणा को खंडित करता है और इस तरह की धारणाओं पर सवाल करने की प्रेरणा देता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्री विमर्श ने जो सवाल बनाए उनको सब आप आंख मूंद के मान लीजिए, उन पर भी आप अपनी एक आलोचनात्मक निगाह रखिए, उनको भी आलोचना के चश्मे से देखिए। लेकिन यह तभी संभव है जब आप हर चीज को खुली आंख से देखने का अभ्यास होगा। कई बार ये भी होता है कि एक और बड़ा दिलचस्प दोहा है कबीर का और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्वत पर्वत मैं फिरा नैन गंवाया रोए, सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होए। कई बार आप उम्मीद लगाए रखते हैं कि साहब ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो इनके पास जाएंगे और ऐसी बूटी ये बना के दे देंगे, मृत संजीवनी बूटी दे देंगे जिससे हमको पुनर्जीवन मिल जाएगा। कबीर कहते हैं कि बड़े बड़े पर्वतों पर मैं गया, बड़े बड़े मठों में गया, बड़े बड़े मंदिरों में गया, बड़े बड़े विचार के शिखरों तक गया मैं, लेकिन जो हमारी गुत्थी थी वह गुत्थी अनसुलझी ही रह गई। उन पहाड़ों पर, उन ऊंची जगहों पर हमारी समस्या का समाधान नहीं मिला। तो समस्या इसीलिए एक जो अहंकार है, अहंकार की शून्यता पर कबीर ने बहुत बल दिया है। और आप जानते होंगे एक आइंस्टाइन की किसी ने बहुत प्रशंसा की कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी खोजें की हैं। तो क्या कहा था आइंस्टाइन ने? आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो प्रकृति है, यानी ज्ञान का जो विशाल सागर लहरा रहा है, उसके किनारे बैठा मैंने कुछ कंकड़ ही चुने हैं। आप सोचिए कि आइंस्टाइन, जिसने दुनिया को एक तरह से आज से 100-125 साल पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दुनिया को बदल दिया, वह आदमी इतनी विनम्रता से कह रहा है कि हमने क्या किया है, हमने तो कुछ कंकड़ चुने हैं। तो ये जो निरभिमानिता है, यह जो निरहंकार होना है, यह जो पूर्व अवधारणाओं से अपने को मुक्त करके, आप देखिए ना, विज्ञान में एक खास बात ये होती है कि वो हमेशा तैयार रहता है कि उसकी धारणा का, उसकी खोज का खंडन कर दिया जाए। खंडित हो जाने से या किसी धारणा के पुराने पड़ जाने से और नई धारणा के आ जाने से उसके खोज का महत्व कम नहीं होता। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात के लिए हमेशा तैयार होते हैं कि उनकी धारणा का खंडन हो, और अगर ठीक ढंग से, तार्किक ढंग से, प्रामाणिक ढंग से खंडन होगा तो वे खंडन से खुश होते हैं और आगे ज्ञान की तलाश में चल पड़ते हैं। थोड़ा साहित्य में हम लोग भावुक हो जाते हैं, हमारी बात कोई गलत कह देता है तो लगता है कि अरे लो,
मैं इतना बुजुर्ग आदमी और मैंने जो बात कही उसको ये आज के लड़के ने गलत खारिज कर दिया। अरे भाई, ये ज्ञान का क्षेत्र है और ज्ञान के क्षेत्र में जो नई दृष्टि है, उस नई दृष्टि के लिए का स्वागत करने के लिए आप अगर तैयार नहीं रहेंगे तो अपनी पुरानी गठरी के साथ आप गुम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में ये बताया भी जाता है कि क्षणे क्षणे यन्नोक्तामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। जो क्षण क्षण नवीन होता है वही रूप, उसी को रमणीय रूप कहा गया है। वही सुंदर है जिसमें नवीन होने की क्षमता हो। तो कागज पर लिखा गया जो सत्य है, कागज की लेखी से चिपका हुआ जो सत्य है, वह सत्य शोधकर्ता को स्वीकार्य नहीं है। शोधकर्ता हमेशा उसकी परीक्षा करेगा और परीक्षा करने के बाद ही, प्रमाण से पुष्ट करने के बाद ही उसे सत्य के रूप में स्वीकार करेगा। अगर समय के साथ वह कागज में लिखी हुई चीज बदल गई है तो वह परीक्षक को, वह शोधार्थी को स्वीकार्य नहीं होगी। तो इसीलिए एक सतत अनबन दिखाई पड़ती है कबीर की, लिखे हुए ज्ञान से या कहे हुए ज्ञान से या दोहराए हुए ज्ञान से। यह अनबन हमारे भीतर भी होनी चाहिए। ठीक है, रामविलास शर्मा ने बहुत अच्छा लिखा है, निराला की बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने की है, निराला की साहित्य साधना में। और अभी एक किताब आई है, हिंदी विभाग के आचार्य हैं कृष्ण मोहन। अभी किताब मैंने नहीं देखी है, लेकिन रामविलास जी की स्थापनाओं से उन्होंने कुछ असहमति जताई है और उसके विरुद्ध कुछ प्रमाण जुटाए हैं, कुछ व्याख्या किया है, उसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदी आलोचना के स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने शिखरों के साथ संवाद करते रहें, उनकी कही हुई बातों की फिर से परीक्षा करते रहें, पुनर्परीक्षा करते रहें, देखते रहें। और एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी। मैंने शुरू में ही कहा था कि 23 व्याख्यान सुनने के बाद कोई बचा नहीं रह गया है। तो इलाहाबाद जो शहर है, कुछ लोग होंगे इलाहाबाद के, वो बड़ा मुश्किल शहर है। तो एक इलाहाबाद के ही एक साहित्यकार ने ये चुटकुले जैसी कहानी सुनाई थी। कहानी में उन्होंने कुछ नाम भी बताए थे, लेकिन नाम को छोड़ते हुए एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। तो बड़े खुश हुए तो उन्होंने साड़ी खरीदी अपनी पत्नी के लिए और लेके घर गए। पत्नी देखते ही आग बबूला हो गई। कहा कि मैंने तो
आपसे मना किया था कि आप साड़ी मत खरीदिए। ये 8वीं साड़ी है, बिल्कुल ऐसी ही आप खरीद के लाए हैं, ले जाइए, लौटाइए इसको। तो अब बेचारे इतने उत्साह से खरीद के ले आए थे, लेकिन अब ये उनको याद ही नहीं रहा होगा कि ऐसी साड़ी पहले भी मैं खरीद चुका हूँ। तो फिर बेचारे गए लौटाने गए तो एक मिठाई की दुकान पर पहुँचे और मिठाई की दुकान वाले से कहा उन्होंने कि भाई ये साड़ी तुम्हारे यहाँ से मैं खरीद के ले गया हूँ, इसको वापस कर लो। तो मिठाई की दुकान वाला कहा कि अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं, ये मिठाई की दुकान है, यहाँ हम साड़ी कैसे बेचेंगे। तो बोले नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ से खरीद के ले गया हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बदमाश हो और ये साड़ी वापस करो तुम। तो उसने भी कुछ जवाब दिया। फिर थोड़ी आवाज़ ऊंची हुई तो जो ग्राहक वगैरह थे वो भी शामिल हो गए और सबने कहा कि नहीं साहब, प्रोफेसर साहब, ये तो मिठाई की दुकान है। तो एकदम नाराज हो गए प्रोफेसर साहब और हत्थे से उखड़ गए और कहा कि तुम सब लोग मिले हुए हो, मैं यहीं से ये साड़ी खरीद के ले गया हूँ और जब मैं साड़ी खरीद रहा था तब भी ये लंगड़ा सांड यहीं दुकान के सामने खड़ा था। प्रकट करने के लिए मुझे बहुत बहुत माफी देंगे। आज इनका आपके व्याख्यान के बाद वाले सत्र में टेस्ट होना है, खत्म हो गया। 15 मिनट जी 15 मिनट निर्धारित है इनके प्रश्न उत्तरों का। अच्छा, बस मुझे लग रहा है विराम दें और एकदम खत्म हो गया। आप अगर बता दी होती तो कहानी न सुनाता मैं। तो कहा कि ये लंगड़ा सांड जो दुकान के सामने खड़ा है, ये तब भी खड़ा था जब मैं साड़ी खरीद रहा था। तो किसी ने कहा कि हुजूर, ये जो सांड है लंगड़ा, वो चलता भी है और चलते चलते साड़ी की दुकान से मिठाई की दुकान पर खड़ा हो गया है। समय वह लंगड़ा सांड है जो एक दुकान से दूसरी दुकान पर पहुंच जाता है और विद्वान लोग उसकी परवाह किए बगैर एक जगह खड़े रह जाते हैं। तो मित्रों, शोध करते हुए हमें उस समय रूपी जो सांड है, जो हमेशा गतिमान है, उस गतिमान को अपने ध्यान में रखना चाहिए। मैंने आपसे ऐसे ही कुछ मनोरंजक बातें करने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी ठीक लगा तो मैं समझूंगा कि ये दोपहरी अच्छे ढंग से बीती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्याख्यान सर, बहुत बढ़िया व्याख्यान था, बहुत सुंदर व्याख्यान सर। चलिए, बहुत बहुत आभार आप लोगों का।